हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल फिट हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिट रहना भी है आपको। तो बेटा, अच्छी तरीके से याद होगा कि लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसको हम स्टार्ट कर चुके थे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी थी। ठीक है, उसी के साथ में हम ये बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, वो किस किस कैटेगरीज में लाई जाती हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स किसको बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। और उसके बाद मैंने बात करी थी कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट किसको बोलते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। ये चार बेसिकली कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डाला। ठीक है, उसके हमने एग्जांपल्स भी लिए थे। फिर मैंने बात किया था कि डायमेंशन जो हम लिखना सीखते हैं, जब हम डायमेंशन लिखना सीखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। डायमेंशन लिखना सीखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी, उसके एप्लीकेशन थे, क्या ही उसके यूज थे, हम क्यों डायमेंशन लिखना सीखते हैं, क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन जो हम लिखना सीख रहे हैं उसके चार मेन यूज थे। उसमें फर्स्ट थिंग थी कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, उसके हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करे थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और अभी मैं उनके आपको आंसर भी बताऊंगा, आप क्रॉस चेक करिएगा। और इसी के साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है, एक बच्चे ने मुझे उसका सोल्यूशन भेजा, जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें मुश्किल नहीं है। मैंने कहा था ना, चीजें मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बना देंगे उसको, मुश्किल हम उसको बना देंगे अगर हम उसको ढंग से नहीं देख रहे तो। ठीक है, नहीं तो चीजों को आने दो, देखा जाएगा। लेकिन जब आप चीजों को नेगेटिव माइंड से सोचेंगे ना, तो नहीं होगा। अगर मैं मान लू ना कि दुनिया का कोई इंसान मुझसे कुछ नहीं करवा सकता, मैं अपने दिमाग में नेगेटिविटी डाल दूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई भी मुझे कन्विंस कर दे। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल रहता हूं, चलो देखते हैं, तो पॉसिबल है कि मैं कुछ सीख जाऊं। ठीक है, तो आप कम से कम न्यूट्रल जरूर रहिए, नेगेटिव मत रहिए। ओके, और हल्का सा पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें बहुत इजीली आएंगी आपको। ठीक, चलो अब बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि पहला, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम इसका क्या है। सबसे पहला काम है कि कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। उसका सेकंड था हमारे पास चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, वो हम सीखेंगे, बहुत आसान काम है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब आप बात जो मैं कहने वाला हूं, अब वो सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि मैं वो दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, उसे आप चेक करिए। उसके बाद नई कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, यानी कि चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था आपके पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। 1 जूल इनटू अर्ग्स। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्होंने इसका आंसर सही निकाल दिया है, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बिल्कुल उसी तरीके से निकाला है जैसे निकालना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कोई हेल्प लेके करा है तो यूजलेस हो गया, अगर खुद से किया है दैट्स गुड। ठीक है, क्योंकि देखो, खुद से करिए, गलती होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चनों में गलती होगी, एक्सेप्टेबल है यार, मैं कोई नई चीज सीखूंगा तो मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन ये बात पक्की है कि जब मैं उसको करता रहूंगा तो मैं उसका सही तरीका यहां बैठा लूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स था हमारे पास। इसके सॉल्यूशन में हमको क्या लिखना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू समथिंग अर्ग्स। ये है, हमें पता नहीं कितने अर्ग्स होंगे। और अर्ग्स में मैंने बताया था कि इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये यूनिट थी, सीजीएस यूनिट। ठीक, तो अब क्या तरीका था, ये मेरे पास n1 होता है, ये u1, फिर ये n2 और ये u2। n1 का मतलब नंबर इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, u1 का मतलब फर्स्ट यूनिट, n2 का मतलब नंबर इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड u2 का मतलब सेकंड सिस्टम। इजीली इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। तो मुझे क्या निकालना है, n2 निकालना है। तो n2 का फॉर्मूला आ गया n1 u1 अपॉन u2। ठीक, अब सुनो, अब किसकी जगह क्या लिखना है। n1 की जगह मेरे पास 1 है और u1 की जगह क्या है। मैंने बोला था कि आपको ये चेक करना है कि हम किस यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम स्पीड को कन्वर्ट कर रहे थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 हमने लिख लिया था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि मैं एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। एनर्जी हो जाए या वर्क हो जाए, सबकी एसआई यूनिट सेम होती है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास mL2T-2। अब आपको ये पता लग गया हो कि अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद है
तो इस क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व किया जा सकता, फिर सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ml2t-2 ये था हमारे पास, और दूसरा मेरे पास हो गया ml2t-2। बस ये चीज आपने अगर सही लिख दी तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला, आप जूल को चाहे एनर्जी की यूनिट मान लें, चाहे वर्क डन की यूनिट मान लें, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ml2t-2। ठीक है, तो ml2t-2 यहां पे लिखना है और सेम ये लिखना है। ऐसा हर क्वेश्चन में आपको ऊपर और नीचे दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, ऊपर 1 लिखा था तो 1 1 1 लिख दिया, नीचे 2 लिखा था तो 2 2 2 लिख दिया। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम ये करते हैं कि m1/m2 मास को एक साथ लिख लो, देन L1/L2 लेंथ को एक साइड लिख दो, दोनों की पावर 2 थी तो होल पावर 2 कर दिया, देन T1/T2 दोनों को एक साथ लिख दिया, दोनों की पावर -2 थी तो होल पावर -2। अब इनकी वैल्यू लिखनी है। अब एक बात सुनो बेटा, जूल जो होती है वो होती है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन, एसआई यूनिट, और एसआई का मतलब होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये मेरे पास MKS यूनिट है और ये मेरे पास है CGS यूनिट। तो मुझे बताओ, जो फर्स्ट यूनिट थी MKS यूनिट, उसमें मास किस चीज में होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड में। मास किस चीज में? किलोग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मास की जगह पहली यूनिट के लिए किलोग्राम लिखना पड़ेगा। दूसरी यूनिट में मास किस में है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि मास है ग्राम्स में, तो मुझे यहां ग्राम लिखना पड़ेगा सेकंड यूनिट के लिए। फिर लेंथ, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ किस चीज में? मीटर। सेकंड सिस्टम में लेंथ किस में है? सेंटीमीटर। पावर 2 भी लगानी पड़ेगी। और नेक्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में टाइम किस में है? सेकंड्स में। और सेकंड सिस्टम में टाइम किस में है? वो भी सेकंड्स में है, पावर -2। तो फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड आ गया और सेकंड सिस्टम का ग्राम सेंटीमीटर सेकंड आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है? सॉल्व करने का तरीका क्या है कि दोनों को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लें। अब देखो कैसे, मैं लिखता हूं N2 = 1 किलोग्राम अपॉन ग्राम। किलोग्राम को लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक, उसके बाद मीटर अपॉन सेंटीमीटर। हमेशा बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करो, इजी रहता है। मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। फिर सेकंड और सेकंड दोनों यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड अपॉन सेकंड पावर -2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, ग्राम से ग्राम गया। N2 = 1000 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 40 आ जाएंगे। ठीक है, और इंटू 1 की पावर -2। 1 की कितनी भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास? इंटू 1 2 3 4 इंटू 1, यानी कि 10 की पावर 7। N2 आ गया 10 की पावर 7। अब मुझे फाइनली क्या लिखना है? अब मुझे फाइनली यहां से आना है। Therefore 1 जूल = फिलअप में था N2। N2 क्या निकाला हमने? 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 अर्ग्स, ERGS। ये हमारा आंसर हो गया। 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स। ये फाइनल आंसर था। ठीक है बेटा, तो मेथड बिल्कुल वही है, सेम तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमको क्या समझनी होती है, सबसे पहले क्या ध्यान लगाना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप ये चेक करें कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है जूल और ये लिखा है अर्ग। दोनों में से किसी एक को पहचान जाइए आप। मान लो कि आपको ये नहीं पता कि अर्ग क्या था, ये तो पता होगा जूल क्या है। जूल जो है वो वर्क या एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। तो पक्की बात है, ये भी वर्क होगा तो ये भी वर्क होगा। मैं वर्क को ही वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ या एनर्जी को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपको इन दोनों को देख के सिर्फ एक बात का पता लगाना है, क्या? कि ये किस चीज की यूनिट है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा। अगर मुझे पता है कि वर्क की यूनिट है तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml2t-2। बस इतना ध्यान रखना है, तो ये चीजें इजी हो जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क्स, ठीक है, तो ये हो सकता है कि अर्ग्स के ब्रैकेट में लिखा हो CGS, ताकि बच्चों को क्लियर पता लग जाए कि अर्ग CGS यूनिट होती है। वरना क्या पता आपने, क्योंकि पहले सुन नहीं रखा कि अर्ग भी कोई यूनिट होती है। तो CGS का मतलब हो गया कि वो वर्क की ही यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है। अब मुझे उम्मीद है कि 1 जूल जैसे आपने कर लिया, इसी तरीके से आप 1 न्यूटन वाला कर लेंगे। जो नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन भी CGS यूनिट है, और उसमें और इसमें पता है सिर्फ एक बात का अंतर है। जब मैं लिखूंगा 1 न्यूटन
और यहाँ लिखूंगा समथिंग डाइंग। तो सारी चीजें सेम चलेंगी, बस क्योंकि न्यूटन किस चीज की यूनिट है, न्यूटन है फोर्स की यूनिट, और न्यूटन अगर फोर्स की यूनिट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बदल जाएगा। उसमें क्या होगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का mlt-2, तो नीचे भी ml/t-2 आ जाएगा। बस यहां से स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, यहां से स्क्वायर हट जाएगा, ये 100 की जगह क्या आ जाएगा, 100 के स्क्वायर की जगह सिर्फ 100 आएगा, ये आ जाएगा 100, यहाँ 10⁵ आ जाएगा। बस इतना ही सही अंतर है। तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करके आएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। खत्म, लॉलीपॉप, वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा वो क्वेश्चन था उसके साथ फ्री है, पिछले क्वेश्चन के साथ बिल्कुल फ्री क्वेश्चन था, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला बदलना था, सारी चीज सेम करनी थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो इस कैटेगरी से थोड़ा हटके है, तो इसी कैटेगरी के अंदर, लेकिन इस टाइप का ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो पहले मैं वो क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों ने इसको नोट नहीं कर रखा बेटा, वो वीडियो के रिपीटेशन में इसको देख सकते हैं, तो कुछ मिस नहीं होगा। अभी तो आपको समझ लेना है, उसका नोट आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट, बस ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है, उसके बाद हम नए क्वेश्चन के, नई कैटेगरी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट into a system with mass, length, mass length and time are represented as 2 kg, 2 millimeter and 5 seconds respectively. अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज से क्या लगता है कि बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन हुआ। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, देखो आपको मैंने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, MKS जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, फिर मैंने आपको बताया CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फिर बताया था FPS। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, लेकिन ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा यूज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेंथ को मिलीमीटर में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, टाइम को मैं मिनट्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो एक नया यूनिट बन गया। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बात क्लियर है कि आप 60 जूल पर मिनट को एक ऐसे सिस्टम में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ना तो MKS में आता है, ना CGS में आता है, ना FPS में आता है, तीनों में से किसी में नहीं आता, कोई नया सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो क्या करें फिर? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे उन क्वेश्चनों से भी इजी है जो हमने पहले किया था, बस तरीका सीखना होता है एक बार। तो देखिए कैसे। सबसे पहला चैलेंज मेरा ये हुआ, हालांकि चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि मैं डर जाऊं। सबसे पहला चैलेंज मेरा ये हुआ कि 60 जूल पर मिनट जो है, ये है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? क्या ये वर्क है, क्या ये फोर्स है, क्या है ये? ठीक है, ये हमको देखना। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, 60 जूल पर मिनट को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, इसको अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। 60 जूल पर मिनट का मतलब हो गया 60 जूल अपॉन 60 सेकंड्स। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, ये जूल में था, इस सेकंड में, जानबूझ के मैंने सेकंड में कर लिया ताकि मैं इस बात के लिए तो श्योर हो जाऊं कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट बन जाए, यानी कि MKS बन जाए। एक को तो कम से कम सिस्टम में डालना है। तो 60 जूल अपॉन मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। इससे ये कट गया तो हमारे पास आ गया 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड आ गया। अब जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं भाई? कुछ याद है? जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें जूल अपॉन सेकंड वर्क अपॉन टाइम आता हो? कौन सा फॉर्मूला है? वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो बेसिकली ये हमारे पास होता है 1 वॉट।
इससे इस बात की श्योरिटी हो गई कि जो मुझे दे रखा है जूल पर सेकंड, ये एक्चुअली पावर है, पावर। ठीक है, तो ये जब तक ये नहीं पता लगेगा मुझे कि पावर है, तब तक मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखूंगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इतना सॉल्व करना पड़ेगा पहले कि उसको प्योरली ऐसा यूनिट में सॉल्व कर लो। अब क्या होता है, अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है 60 जूल पर मिनट को समथिंग न्यू यूनिट्स। अब मैंने न्यू यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि जो जिस चीज में आप कन्वर्ट कर रहे हैं समथिंग किलोग्राम मिलीमीटर सेकंड, ना तो ये एमकेएस है, ना सीजीएस है, ना एफपीएस है, कोई नई यूनिट है। तो इतने जूल पर मिनट को मुझे समथिंग न्यू यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास N1 है, ये U1 हो गया, ये N2 है और ये U2 है। आपको पता है कि 60 जूल पर मिनट जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमने क्या सॉल्व करके देखा, 1 वॉट आ गया। ओके, तो मैं इसको एक स्टेप और लिख लेता हूं। इसका मतलब मैं 1 वॉट को बेसिकली कन्वर्ट करना चाह रहा हूं समथिंग न्यू यूनिट्स के अंदर, समथिंग न्यू यूनिट्स। तो 1 वॉट N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या मुझे निकालना है, मुझे N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। N1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, N1 की वैल्यू 1 थी, इनटू, अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है U1 और U2 का। क्या बताया मैंने कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र कर रहे हैं, क्या है ये 60 जूल पर मिनट में क्या चीज थी, पावर थी। ठीक है, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-3। अब आपको आपके दिमाग में होगा सर हमें तो याद ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। इसी के लिए तो प्रैक्टिस कराई थी, इसलिए के लिए मैंने कहा था कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखने आना है। ठीक है, और उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। फिर भी अगर आपको तकलीफ आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताऊंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आसान होता है। लेकिन जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना नहीं आएगा तब तक आप डायमेंशन एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। ओके, चलो, तो mL2T-3, और जैसे मुझे याद है ना ऐसे तुम्हें भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, mL2T-3 हो गया, और U2 में भी क्या लिखना है, सेम जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखना है। अब यहाँ 1 लिखा था तो 1 1 1 आ गया, नीचे 2 लिखा था तो 2 2 2 आ गया। फिर क्या करते हैं, अब तो भाई आसान है, अब तो तुम मुझे बता सकते हो क्या करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मास को एक साथ लिखना है, लेंथ को एक साथ लिखना है, टाइम को एक साथ लिखना है। तो चलिए, N2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया N1, N1 की जगह तो 1 आ चुका था, M1 अपॉन M2 देन L1 अपॉन L2 रेज़ टू द पावर 2 एंड T1 अपॉन T2 होल रेज़ टू पावर -3। ठीक है, सेपरेट कर लिया। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब ये काम बहुत आसान है, बहुत ही आसान। कैसे, M1 की जगह मुझे मास, M1 की जगह M1 L1 और T1 की जगह क्या लिखना है, M1 L1 और T1 इसके हिसाब से है, और वो कौन सा सिस्टम था, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मास क्या होता है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट में मास किस में लिखते हो, किलोग्राम में, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मुझे M1 की जगह किलोग्राम लिखना है, L1 की जगह मीटर लिखना है, और T1 की जगह सेकंड लिखना है, क्योंकि पहला सिस्टम था SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जूल पर सेकंड, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 वॉट में। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। अपॉन में क्या लिखना है, अब अपॉन में क्या लिखना है, ये तो बहुत इजी है, जो दे रखा है ना सीधा सीधा 2 किलोग्राम इतने मिलीमीटर इतने सेकंड, सीधा पुट कर दो। मास में M2 की जगह मैं रख दूंगा 2 किलोग्राम, पूरा 2, सिर्फ केजी नहीं लिखना, 2 केजी लिखना है, 2 केजी। लेंथ की जगह 2 मिलीमीटर, पूरा का पूरा ऐसे लिखना है, और टाइम की जगह 5 सेकंड्स लिखना है, सेकंड्स नहीं लिखना, 5 सेकंड्स पूरा वैल्यू के साथ। अब देखो अब क्या होता है, किलोग्राम से किलोग्राम चला जाएगा, 1/2, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर हमारे पास होता है 1000 मिलीमीटर अपॉन 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। सेकंड से सेकंड चला जाएगा, तो यहां क्या बचा, 1/5 की पावर -3। ओके, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचता है, 1/2 यहां से बचता है, 1000/2 का स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर -3। भाई 1/5 की पावर अगर -3 है, तो मैं अगर 1/5 को उल्टा कर दूं
तो पावर +3 हो जाएगी। 1/5 की पावर -3 रेसिप्रोकल कर दो तो तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर +3 आ जाएगा। तो अब कैसा आएगा, 5 की पावर +3। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखे हैं। ओके, अब क्या करना है, बस अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है और बात खत्म। कैसे देखते हैं। हमारे पास आ गया n2 = 1/2 इंटू 500 इंटू 500, ठीक है, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो 1/2, 5 5 जो 25, 25 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, इंटू 5 5 5 125, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको ये पता है कि इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आपका आ जाएगा। इमेजिन करता हूं कि इसका आंसर मेरे पास आ जाता है, जस्ट इमेजिन करते हैं कि मेरे पास इसका आंसर आ जाता है कुछ भी, मैं मान लेता हूं 375 समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा आंसर आ गया बाय चांस, लेट इसका आंसर ही आ जाता है, ओके। तो अब क्या करेंगे, मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इतना बड़ा जब आंसर आता है तो उसको लिखते हैं पावर की फॉर्म में। कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.75 इंटू 10⁶, ये मान लो इसका आंसर आ गया। तो फिर अब मैं लिखूंगा देयरफॉर 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁶ न्यू यूनिट्स। ये आपका आंसर था। ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन 60 जूल पर मिनट यही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। तो तरीका मैंने आपको बताया, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेवल थोड़ा सा ऊपर गया पिछले क्वेश्चनों के मुकाबले, क्योंकि जूल पर मिनट को पहले आपको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना था ताकि वो प्योरली एसआई यूनिट हो जाए। क्योंकि जूल तो एसआई यूनिट होती है वर्क की, लेकिन मिनट तो टाइम की नहीं होती ना एसआई यूनिट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो भी एसआई यूनिट हो जाता है। और जूल पर सेकंड से हमको निकल के आता है वॉट। और क्यों निकालना जरूरी था वॉट, इसलिए ताकि पता लग जाए कि यूनिट है किस चीज की। पता लगा पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट है तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका तरीका था, राइट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, आपको और भी क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसमें जरूर ट्राई करिएगा, और जिनके पास वो क्वेश्चन ना पहुंचे आप प्लीज मुझे एक बार मैसेज जरूर करें कि सर वी नीड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी भेजूंगा, उनके सोल्यूशन भी भेजूंगा, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करने होंगे, उसके बाद उसके सोल्यूशन देखेंगे तो आप उसको देख पाएंगे कि वो चीजें सही हो रही है। सोल्यूशन देख देख के करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। पहले क्वेश्चन खुद से करना है, फिर देखना है कि जब उसका हो जाए तब देखिए उसका सोल्यूशन क्या था, ठीक है ना। उस तरीके से आप उसको मैच करेंगे। अब मैं चलता हूं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर कि डायमेंशन एनालिसिस में सेकंड चीज हमको क्या सीखनी थी। पहला हमने सीख लिया कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। अब हमको सीखना है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि ये जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने कैलकुलेशन करके नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया अंदाजे में। आप अपने आप से कैलकुलेशन करके सही आंसर लिखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है, सेकंड वो है हमारे पास चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। ये सबसे इजी है ये सारी कैटेगरी के अंदर, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। इसके लिए मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सही है कि नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, क्लास 9 में ही पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे बोलते हैं कि चेक करो कि डायमेंशनली सही है कि नहीं, डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से सही है कि नहीं। मैंने जानबूझ के आपको एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो आपको पहले से ही पता हो कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² को चेक करना है कि सही है कि नहीं है, ओके। अब देखते हैं तरीका क्या होता है। एक शॉर्टकट बता रहा हूं पहले तो। बेटा दुनिया में जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी, और जो वर्क डन है
उन सबकी यूनिट एक ही होती है, जूल। ठीक है, और क्योंकि यूनिट सेम होती है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। क्या होता है? mL2T-2। ये फॉर्मूला वर्क डन का भी है और एनर्जी का भी है, डायमेंशन फॉर्मूला। यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही है। ठीक है, जो भी आपने जिस भी तरीके की एनर्जी सुनी हो आज तक, उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि वो जूल में निकलती है, और जूल में निकलेगी, यूनिट सबकी सेम होगी तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही है, काइनेटिक एनर्जी का भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही है, सबका यही है, सारी एनर्जी का। ओके, तो अब सुनो, तो ये तो मुझे पता लग गया कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला? mL2T-2, वही आएगा। चलो जी अब देखते हैं अब तरीका क्या है। सॉल्यूशन देखो, सिर्फ 2-3 लाइन के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वो कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी था हमारे पास, यानी कि mL2T-2। ओके, ये डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट पता है हमको। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे डायमेंशन हाफ mv² लिखा हुआ है, यानी कि हाफ। अब हाफ तो एक नंबर है, और जो जिस चीज की यूनिट नहीं होती ना उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो हाफ तो एक नंबर है, उसकी यूनिट नहीं है, तो बात करते हैं डायमेंशन की। तो हाफ के तो ऊपर डायमेंशन होगी नहीं, बचा m। m के लिए क्या लिखेंगे? m था हमारे पास मास m, और वेलोसिटी के लिए LT-1। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये था, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा? अंदर इसको ओपन करोगे, l की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा तो आएगा L2T-2। m तो ये रहा, L2T-2 ये आ गया, दोनों को साथ में अगर लिख दिया तो क्या आता है? mL2T-2। अब जरा इसको और इसको चेक करो, सेम है दोनों। लेफ्ट डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड की आ गई, इसका मतलब फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब लिखते हैं देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि फॉर्मूला इज करेक्ट? ये भी एक बड़ी बात है। डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। अगर बेटा यहां पे मैं हाफ की जगह 3 भी लिख दूं ना, तो आपको पता है फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं होता फॉर्मूले के अंदर, हाफ होता है। लेकिन फिर भी जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो आंसर सही आएगा, तब भी इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा और राइट हैंड साइड में ही आएगा। तो मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग ये निकलता है कि फॉर्मूला करेक्ट डायमेंशन के हिसाब से आया, भले वैसे सही ना हो, क्योंकि नंबर जो होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसलिए आप यहाँ पे हाफ लिख के, 3 लिख के, 5 लिख के, 6 लिख के, हर बार आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं लिखते कभी कि फॉर्मूला इज करेक्ट, आप लिखते हैं फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन के हिसाब से फॉर्मूला सही है, भले वैसे सही ना हो। ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है। तो चलिए, मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया जो कि एक वैसा क्वेश्चन था, आपको पहले से पता था कि ये फॉर्मूला सही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये पहले से सही फॉर्मूला है, उसको हम सही प्रूफ कैसे करते हैं, ये इसका एक तरीका हुआ। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको आप नोट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करिएगा उसको मेरे साथ साथ, फिर मैं बताऊंगा उसके ऊपर लेवल के और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, 1 मिनट, नोट इट डाउन। हो गया बेटा? अब मैं आपको देता हूं एक दूसरा क्वेश्चन।
check the accuracy of formula. Check the accuracy of the formula. पहला फॉर्मूला जो आपको चेक करना है वो चेक करना है F इज इक्वल टू ma. आपको पता है कि ये फॉर्मूला सही है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से चेक करना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं. और सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ये फॉर्मूले आपको चेक करना है डायमेंशन के हिसाब से. आपको पता है ये सही है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से उसको सही करना है, चेक करना है. हाँ, मैं जानता हूं कि अभी आप लोगों के साथ दिक्कत ये हो सकती है कि सर हमको इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है. कोई बात नहीं, वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं. मैं इन सारी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले लिख देता हूं. सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, आपको सॉल्व करना है. डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं. फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास mlt-2. जहां जरूरत पड़े इसको यूज कर सकते हैं आप. ठीक है. मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है कैपिटल M. एक्सेलरेशन के लिए होता है lt-2. ठीक है. जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वही स्मॉल g का भी है, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही होता है. ठीक है. मास हो गया h. h इज हाइट. हाइट लेंथ होती है तो डायमेंशन फॉर्मूला l आ गया. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो वर्क डन होता है, ml2t-2. मैंने सब चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए हैं. अब आपको इसको चेक करना है. ठीक है. मेथड मैंने आपको बता दिया, उसी मेथड को फॉलो करिए और चेक करिए कि ये फॉर्मूले डायमेंशन के हिसाब से सही आते हैं कि नहीं. फाइल्स जी डन. चलिए देखते हैं. मैं जानता हूं कुछ बच्चों के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ गई होगी. अरे सर कर दिया तो क्वेश्चन हमने. बहुत बढ़िया, शाबाश. मुझे पता है यार, तुम्हारी काबिलियत पे तुमको भरोसा हो. तुमको ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे भरोसा है तुम कर लोगे. ठीक है. चलो देखते हैं. F इक्वल टू ma चेक करना है, तो मुझे क्या करना होता है, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, वो होती है हमारे पास mlt-2. फिर डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड RHS में था मास इनटू एक्सेलरेशन ma. तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला था m, a के लिए था lt-2. तो सॉल्व करके क्या आता है mlt-2. आ गया ना, सेम आ गया दोनों साइड का. लेफ्ट हैंड साइड जो था वही राइट हैंड साइड आ गया. इसका मतलब फॉर्मूला डायमेंशन का. शाबाश, बहुत बढ़िया. तो यहां पे हमको क्या लिख देना चाहिए कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक. अब बात करते हैं सेकंड की. सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh चेक करना है. तो फिर डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू.
पोटेंशियल जी क्या था हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला Ml2T-2 ओके एंड डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड RHS MGH। आप इंश्योर कर लें कि आपने इसको सही मेथड से किया। M के लिए मेरे पास हो गया कैपिटल M, ग्रेविटी के लिए हो गया Lt-2 और H के लिए हो गया L। तो L की जब L से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो L2 आ जाएगा या L स्क्वायर आ जाएगा Ml2T-2 सेम एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब फॉर्मूला है हमेशा करेक्ट सही है। कोई ऐसा बच्चा जिसने इसका आंसर सही निकाला हो ठीक है राइट वो अपने आप को शाबाशी दे सकता है, बड़ी अच्छी बात है। और इन केस अगर वो गलत भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी प्रैक्टिस हो रही है, आप अगली क्लास तक इसको सही कर लेंगे दैट आई एम श्योर। अब मैं एक ट्विस्ट डालता हूं इसके अंदर। ट्विस्ट ये है कि जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस लेवल के क्वेश्चन आपके क्लास 11th में नहीं आते ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं आएंगे तब तक कोई नहीं आएगा। आपको एक्चुअली क्या है, आपको वो फॉर्मूला नहीं देंगे जो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि जो पहले से पता है कि सही है कि नहीं है उसे तो आप किसी भी तरीके से बढ़ा दोगे। इतने जीनियस तो आप लोग हो कि आपको अगर पता है कि सही लेके ही आना है तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको सही ले आओगे ठीक है, इतने जीनियस आप लोग हैं। आपको वो फॉर्मूला देंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि सही है कि गलत है, क्योंकि आपने उसे कभी देखा ही नहीं होगा, और तब चेक करना होगा कि वो सही है कि नहीं। जैसे एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे ठीक है, और मैं श्योर हूं क्योंकि आपको मेथड पता है, अगर मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं सब चीजों का तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन था आपके पास, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला H इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। अब मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने जैसे फॉर्मूला देखा होगा उन्होंने आईब्रो से कोड ली होगी अपनी, यार ये क्या गंदा फॉर्मूला आ गया। मेथड इजी है, अब इस बात की टेंशन लेनी नहीं है कि फॉर्मूला अच्छा है कि गंदा है, अब आप इसको कर पाएंगे। बस आपको एक ही तो प्रॉब्लम है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, वो मैं लिख देता हूं ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा। h का मतलब है हाइट ठीक है, और हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास L लेंथ। S को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अभी आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सरफेस टेंशन क्या चीज है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको बस इस बात से मतलब है कि किसी तरीके से आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाए, वो होता है Mt-2 ठीक है। cos थीटा एंगल है, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए cos थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, आपको उसकी जगह कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल खाली छोड़ना है उसकी जगह ठीक है। r है हमारे पास डिस्टेंस यानी कि रेडियस होती है r, और रेडियस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे L, लेंथ है वो। रो है हमारे पास डेंसिटी, और डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास ml-3। देन g तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी था Lt-2, ये मैंने आपको लास्ट बताया। सारी चीजों का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया। 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा तो 2 आपको लिखना ही नहीं डायमेंशन के लिए, मतलब 2 की जगह कुछ नहीं लिखेंगे डायमेंशन में, और cos थीटा की जगह भी कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी दोनों चीज आपको चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में h है और राइट हैंड साइड में ये पूरा है। अब आप चेक करिए दोनों की कि क्या दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है, ये सही है कि नहीं है। ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। जल्दी टेक 1 मिनट में करके देखिए।
ट्राई कर लिया? कुछ थोड़े बहुत हो सकता है दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखिए अब चेक कर लेते हैं भाई, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एच, एच के लिए क्या था एल। अब मुझे ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एल आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। तो डायमेंशन ऑन आरएचएस, आरएचएस क्या था मेरे पास 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो बेटा 2 के लिए तो कोई डायमेंशन लिखनी नहीं है मुझे, नंबर है, कोई यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन भी नहीं आएगी। एस सरफेस टेंशन क्या था हमारे लिए mt-2, देन cos थीटा, कुछ नहीं लिखना इसकी जगह, cos थीटा भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं, ना 2 लिख रहा है ना cos थीटा। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उसे आपको बिल्कुल छोड़ देना है। अपॉन आर डिस्टेंस था, एल आ गया, डेंसिटी की डायमेंशन थी ml-3 और g था हमारे पास LT-2। तो चेक करते हैं, इस m से मैं इस m को काट सकता हूं, t की पावर -2 से t की पावर -2 काट दो, क्या बचता है ऊपर 1, नीचे क्या था हमारे पास l, फिर क्या बचा l की पावर -3 बचा है, और क्या बचा है एक l बचा है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा l इंटू एल, एल स्क्वायर को जब l की पावर -3 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/l² -3 प्लस 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो -3 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू -1। तो l की पावर -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा l, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वही राइट हैंड साइड में आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चनों के अंदर डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सही आएगा, कुछ फॉर्मूले रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ये ना सोचें कि इसको बराबर लेके ही आना है, ये हमेशा सेम ही आएगा, ये अलग भी आ सकता है। तो अगर ये फॉर्मूला रॉन्ग होता है तो ये अलग आएगा, और अगर ये फॉर्मूला सही है तो ये हमेशा सेम आएगा। सीख गए इसको? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूं यहाँ पे, उसको आप ट्राई करिएगा, और जिन लोगों को लगता है कि उनके अलावा उन्हें और क्वेश्चन चाहिए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, कि सर हमें मुझे और क्वेश्चन दीजिए, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने आप महारथी हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। और मैं जानता हूं कि ये जो टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं उसके। जिस चीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा वो मुझे आप बता देंगे, वो मैं आपको लिख के भेजूंगा। अदरवाइज आप डायमेंशन फॉर्मूला एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास क्लास 11 की एनसीईआरटी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उन डायमेंशन फॉर्मूले का जो चार्ट है उसकी फोटो आपके पास भेजूंगा। ठीक है, ताकि आप जिस भी डायमेंशन फॉर्मूला को चेक करना चाहें वहां से देख सकें। राइट बेटा, तो चलिए आपका होमवर्क में क्वेश्चन लिखता हूं, उसको अप्लाई करिएगा। आपको फर्स्ट फॉर्मूला चेक करना है, f इक्वल टू 6 पाई, मैं लिखता हूं चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, f इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, उसके लिए मैं आपके पास चार्ट भेजूंगा। जिनको लगता है कि वो ग्रुप में नहीं है मेरे पास किसी भी तरीके के, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर प्लीज हमें वो चार्ट भेज दीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो आप उसकी हेल्प से उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद नहीं बताऊंगा, इतना शॉर्टकट भी काम सही नहीं है कि मैं आपको बता दूं सीधा आपने खा लिया उसको, नहीं, थोड़ा सा देखो क्योंकि वो आपके बार बार काम आएगा चार्ट। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, देखो ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर को बोलते हैं रेडियस, v इज वेलोसिटी एंड f इज फोर्स। ठीक है, 6 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। सेकंड फॉर्मूला मैं लिखता हूं, यंग्स मॉड्यूलस, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको चार्ट में मिल जाएगा, y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू l अपॉन डेल्टा l, f इज फोर्स, a इज एरिया, l इज initial length
एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। और y को हम यंग्स मॉडल्स बोलते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, सीधा वैल्यू पुट करोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक और ये हमारे पास फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये चेक करना है आपको, ये तीन फॉर्मूले आपको चेक करने हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन, मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत अजीब से फॉर्मूले हैं। बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले क्लास 11 के ही हैं और आपके सिलेबस के हैं। वो दूसरी बात है कि इन फॉर्मूलों का बहुत लेट पढ़ेंगे, सेकंड बुक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन डायमेंशनल हिस्ट्री में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, भले ही आपने ये फॉर्मूले ना पढ़ रखे। इसलिए उसको इंट्रोड्यूस करना आपके लिए जरूरी है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं तो आप उसको सीख पाए। ठीक है बेटा, राइट। तो बहुत सीधी सी बात है, इनको आप ट्राई करिएगा। चार्ट मैं आपके पास भेज दूंगा। जिसको भी लगता है कि उसके पास वो चार्ट नहीं है, बुक नहीं है, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दे। मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ। माय नंबर इज 9716958228। अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके पास वो चार्ट नहीं है। मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, उसके हेल्प से आप सब कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल हंसते खिलखिलाते रहिए और बिना टेंशन के पढ़ते चलिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।